Welcome to video lecture series on RCC2, Reinforced Cement Concrete 2. In last lecture we have seen that what is the syllabus, why this subject is important, what is its practical applications, right? We have also seen what is the role of architect and structural designer, what should be the objective while designing any structures, what is life period of the structures, and how to fulfill those objectives. Okay. Now to design any structure, we have to follow some design methodology, and conventionally the first method which was developed was working stress method. तो सबसे पहले ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो डिज़ाइन की आई थी, और ये जो मेथड है ये मेथड वर्किंग लोड पे वर्क करती थी, और इट अज्यूम्स दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन इज लीनियर, मीन्स the material is within elastic limit. We have seen in strength of material that within elastic limit stress is proportional to strain, and therefore the graph or the strain diagram is linear diagram. Here you can see the strain diagram is linear diagram, and due to this the calculation part of this working stress method is also very easy. Now what was the problem with this method, right? After this method the second method which was arrived was ultimate strain design method. इसके बाद जो मेथड आई वो अल्टीमेट स्ट्रेन डिज़ाइन मेथड आई, और अभी जो लेटेस्ट में जो मेथड चल रही है वो है लिमिट स्टेट मेथड. फाइन. तो फिर हमने ये मेथड यूज़ करना बंद क्यों कर दिया? हमें पूरी तरह से बंद नहीं किया, लेकिन ये हम कम यूज़ करते हैं, और अभी हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो है लिमिट स्टेट मेथड. तो ये मेथड में प्रॉब्लम ये था कि ये मेथड अनइकोनॉमिकल थी, मीन्स स्ट्रक्चर तो सेफ था लेकिन अनइकोनॉमिकल थी. अनइकोनॉमिकल इसलिए थी क्योंकि हम मटेरियल की पूरी स्ट्रेंथ यूटिलाइज नहीं करते थे. हम मटेरियल की स्ट्रेंथ, फॉर एग्जाम्पल पर हम माइल्ड स्टील का ग्राफ देखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, राइट? तो इट इज समथिंग लाइक दिस. हम मटेरियल की स्ट्रेंथ सिर्फ यहाँ तक ही यूटिलाइज करते थे, सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक इसको यूटिलाइज करते थे. अल्टीमेट स्ट्रेंथ लोड तक हम यूटिलाइज नहीं करते थे, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक हम यूटिलाइज नहीं करते थे, राइट? फिर हमने सोचा कि उसको थोड़ा इकोनॉमिकल बनाया जाए, और इसलिए फिर हमने अल्टीमेट स्ट्रेन डिज़ाइन मेथड इंट्रोड्यूस की. अल्टीमेट स्ट्रेन डिज़ाइन मेथड में हम यहाँ तक की स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं या यहाँ तक का लोड कंसिडर करते हैं, राइट? लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आया कि इससे जो स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते हैं वो सर्विसेबल नहीं थे. सर्विसेबल नहीं थे इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई स्लैब डिज़ाइन किया है और अगर ड्यू टू लोडिंग वो स्लैब बेंड हो जाता है, या स्ट्रक्चर में कहीं पे क्रैक्स विजिबल होती है, या आप ऐसे क्लासरूम में बैठे हो जहाँ पे स्लैब बेंड हुआ है और अगर वॉल्स में क्रैक्स है, तो यू विल फील अनसेफ, राइट? दिस इज नोन एज सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया. तो वर्किंग स्ट्रेस से जो हम डिजाइन करते थे दैट वाज सर्विसेबल बट वाज अनइकोनॉमिकल, राइट? अल्टीमेट स्ट्रेंथ में क्या प्रॉब्लम हो? अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमने क्यों लाई? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल बनाना था. कैसे इकोनॉमिकल बनाना था? स्ट्रेंथ को हम जहाँ पे ये लिमिट तक यूज करते थे, अभी हमने कहाँ तक यूज करना चालू किया? यहाँ तक. अब इससे इकोनॉमिकल तो हो गया, लेकिन सर्विसेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी, और इसलिए फिर हमने थर्ड मेथड इंट्रोड्यूस की, और उसका नाम है लिमिट स्टेट मेथड. ओके, सो दिस इज द ग्राफ, और थर्ड मेथड जो हमने इंट्रोड्यूस की उसका नाम था लिमिट स्टेट मेथड. अब हम कुछ डिटेल्स देखेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में. वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड इंश्योर्स सेटिस्फैक्टरी बिहेवियर एट वर्किंग लोड. हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम वर्किंग लोड यूज़ करते थे, सर्विस लोड यूज़ करते थे, अल्टीमेट लोड यूज़ नहीं करते थे. मैं ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि सर्विस लोड, वर्किंग लोड या अल्टीमेट लोड क्या होता है. सर्विस लोड मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल अगर आपको एक से चेयर बनानी है, राइट? और आप कंसिडर करते हैं कि चेयर पे 1 ह्यूमन बींग बैठेगा जिसका एवरेज लोड 60 kg है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल एक चेयर पे एवरेज लोड जो हम अप्लाई करने वाले हैं वो कितना है? 60 kg है. ये 60 kg को हम कहेंगे वर्किंग लोड या फिर सर्विस लोड, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि ये चेयर पे 2 जन बैठ जाए, या फिर कोई बच्चा उस पर जंप करे, इम्पैक्ट लोड आ जाए. इम्पैक्ट लोड इज मोर देन ग्रेजुअल लोड, राइट? इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी रहती है? अलग अलग रहती है. कोई 2 कंसिडर करता है, कोई 3 कंसिडर करता है, कोई डिजाइन मेथड में, जैसे वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड में हम 3 कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे हम वर्किंग लोड ही कंसिडर करते हैं वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड में, उसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कौन सा लोड कंसिडर किया जाता है, वर्किंग लोड या फिर सर्विस लोड. अगर इसको हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई किया तो वो कौन सा लोड हो जाता है? अल्टीमेट लोड, राइट? या फिर फैक्टर्ड लोड जिसे हम कहेंगे, फैक्टर्ड लोड या फिर अल्टीमेट लोड. तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है?
उसके बाद हमने जैसे देखा था कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ लोड आया, बट इट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरली सर्विसेबल। ठीक है, जितना सेटिस्फैक्टरली सर्विसेबल चाहिए था उतना सर्विसेबल नहीं था, और इसलिए फिर एक रैशनल और प्रैक्टिकल डिजाइन मेथड इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम था लिमिट स्टेट मेथड। अब लिमिट स्टेट मेथड थोड़ा सा देखेंगे हम ब्रीफ में कैसा रहता है। ठीक है, अ स्ट्रक्चर इज अनफिट फॉर यूज व्हेन इट रीचेज द एक्सेप्टेबल लिमिट्स फॉर कोलैप्स एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट। दिस इज द बेस ऑफ दिस लिमिट स्टेट मेथड। वो क्या अज्यूम करता है कि स्ट्रक्चर कब अनफिट होगा, जब वो कोलैप्स और सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट की लिमिट्स को पार कर देगा। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं लिमिट स्टेट मेथड, नॉट लिमिट स्ट्रेस मेथड। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। और कुछ पॉइंट हम वर्किंग स्ट्रेस के बारे में देखेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो मैंने जैसे बताया वो वर्किंग लोड पे एक्ट करता था, और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कंसिडर करते थे, इसमें लीनियर कंसिडर करते थे। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला था फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में, तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ हम मटेरियल को अप्लाई करते थे। अभी आप फिर से ध्यान में रखिए। ठीक है, मैं एक बार और फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो रहता है वो मटेरियल के लिए भी अप्लाई किया जाता है और वो लोड के लिए भी अप्लाई किया जाता है। अब मटेरियल के लिए कैसा अप्लाई करते हैं, जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल के लिए अप्लाई करते हैं तो हम उसको डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट करते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है तो इसकी स्ट्रेंथ हम कितनी कंसिडर करेंगे, 10। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था चेयर पे एक ह्यूमन बीइंग बैठने वाला जिसका लोड 60 kg है, तो लोड वर्किंग लोड कितना है, 60 kg। इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। तो हम हमेशा क्या करते हैं, लोड को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, ऐसा कंसिडर करते हैं कि लोड ज़्यादा आएगा स्ट्रक्चर पे, और जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो एक्चुअल जितनी है उससे कम कंसिडर करते हैं। तो हम दोनों तरफ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते थे, राइट। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते थे। वो कौन सी, कि हम सिर्फ स्ट्रेंथ को डिवाइड करते थे। किससे डिवाइड करते थे, अगर वो कंक्रीट है तो 3 से डिवाइड करते थे, 3 से, और अगर वो स्टील है तो उसको हम 1.8 से डिवाइड करते थे। यानी अगर M20 है तो M20 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। और अगर स्टील जैसे 415 ग्रेड का है तो 415 का अगर है तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 1.8 से डिवाइड करेंगे, राइट। अब कंक्रीट को 3 से क्यों करते हैं और स्टील को 1.8 से क्यों करते हैं, ये 3 ज़्यादा है 1.8 कम है, ये हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन अभी तक आपको ये ध्यान में रखना है कि हम सिर्फ यहाँ पे लोड को डिवाइड करते हैं, सॉरी स्ट्रेंथ को डिवाइड करते हैं, यानी स्ट्रेंथ को कम कंसिडर करते हैं, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड को नहीं लगाते। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड को नहीं अप्लाई करते। ठीक है, जितना लोड है उतना ही कंसिडर करते हैं। जैसे 60 kg है तो फिर हम 60 kg ही लोड यूटिलाइज करेंगे। अब लिमिट स्टेट में जैसे मैंने बोला कि लिमिट स्टेट मेथड कौन से बेसिस पे एक्ट करती है, कि स्ट्रक्चर इज अनफिट फॉर यूज व्हेन इट पासेस और इट क्रॉसेस द लिमिट्स। कौन से 2 लिमिट्स है यहाँ पे, एक लिमिट है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरी लिमिट है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। अब ये कोलैप्स में अगेन देयर आर 3, फ्लेक्चर, शियर एंड टॉर्शन। फ्लेक्चर यानी बेंडिंग, शियर यानी शियर फेलियर जैसे चौक में होता है, एंड टॉर्शन मीन्स ट्विस्टिंग। सर्विसेबिलिटी में डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। डिफ्लेक्शन मीन्स जब कोई चीज बेंड होती है, डिफ्लेक्ट होकर दिखती है, राइट, दैट इज डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। तो इन्होंने हमें सेट करके दिया कि इट शुड बी सेफ इन फ्लेक्चर, शियर एंड टॉर्शन। ऑल्सो वी हैव टू चेक वेदर डिफ्लेक्शन इज एक्सीडिंग और नॉट। डिफ्लेक्शन कैसा रहना चाहिए कि आंखों से दिखना नहीं चाहिए। हर स्ट्रक्चर में मामूली डिफ्लेक्शन रहता है, लेकिन वो नेकेड आइज से विजिबल नहीं रहना चाहिए। अगर वो नेकेड आइज से विजिबल रहा तो वी विल फील अनसेफ। माइनर क्रैक्स रहेंगे तो चलेगा, लेकिन क्रैक काफ़ी बड़ी रही, उसकी क्रैक की विड्थ काफ़ी ज़्यादा रही, तो फिर वो क्रैक हमें अनसेफ फील करवाएगी। तो जो ऑक्यूपेंट्स है उन्होंने अनसेफ फील नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि डिफ्लेक्शन एक लिमिट तक रहे और क्रैकिंग भी एक लिमिट तक रहे। दैट इज नोन एज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी एंड दिस इज नोन एज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अभी हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, तो आई विल डायरेक्टली कम टू दिस स्लाइड। ओके, कि
वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट डिफरेंस है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड इलास्टिक डिजाइन मेथड है और लिमिट स्टेट मेथड प्लास्टिक है। अब ऐसा क्यों, तो उसके लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यस, अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो दिस ग्राफ इज फॉर माइल्ड स्टील और ये एक्सिस पे स्ट्रेस है, ये एक्सिस पे स्ट्रेन है। और ये जब बार को हमने टेस्ट किया उसके बाद निकला है। तो ये ग्राफ अगर आप देखोगे तो यहाँ तक स्ट्रेट है, राइट, दिस ग्राफ इज स्ट्रेट एट दिस पॉइंट एंड देन इट इज गोइंग लाइक दिस, राइट। तो यहाँ तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड बॉडी इज विद इन इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक बॉडी किस में, इलास्टिक लिमिट में। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम कोई भी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ तक कंसिडर करते थे, सिर्फ यील्ड पॉइंट तक या फिर इलास्टिक पॉइंट तक कंसिडर करते थे। उसके आगे की स्ट्रेंथ हमने कंसिडर नहीं की। वो कब करना चालू की, जब हमने अल्टीमेट लोड मेथड इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो हम यहाँ तक करते थे, इसलिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है उसको हम इलास्टिक मेथड कहते हैं। और ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन के ये साइड में क्या देखेंगे आप, प्लास्टिक स्टेज, ठीक है। और ये लाइन के ये साइड में आप देखेंगे प्लास्टिक स्टेज। और अल्टीमेट लोड मेथड में या लिमिट स्टेट मेथड में हम जो यूज़ करते हैं स्ट्रेस, वो यहाँ तक यूज़ करते हैं वही मटेरियल की। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम 415 की बात कर रहे हैं मटेरियल की, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम यहाँ तक यूज़ करते हैं और लिमिट स्टेट मेथड में हम उसकी स्ट्रेंथ यहाँ तक यूटिलाइज करते हैं, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस कि व्हाई वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज कॉल्ड एज इलास्टिक मेथड एंड व्हाई limit state method is called as plastic method, depending upon the utilization of strength. Okay, next, since from that graph we can conclude that in working stress method materials obey Hooke's law. Hooke's law क्या कहता है, within elastic limit stress is proportional to strain. Whereas in limit state method, since we are going beyond elastic limit, elastic stage in a plastic stage, this method is known as plastic method. Okay, this method yields uneconomical design. Working stress method जो है वो uneconomical design yield करती है because यहाँ पे factor of safety काफ़ी ज़्यादा है। Whereas लिमिट स्टेट मेथड में हमें इकोनॉमिकल डिज़ाइन मिलती है और इसलिए हम जनरली लिमिट स्टेट मेथड का ही यूज़ करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ स्ट्रक्चर्स जो है जैसे वाटर टैंक्स हो गए, डैम्स हो गए, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ही डिज़ाइन किए जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं ये स्ट्रक्चर्स सेफ होने चाहिए। ये स्ट्रक्चर अगर फेल हो गया तो काफ़ी बड़ा डिजास्टर आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डैम फेल हो गया तो काफ़ी बड़ा डिजास्टर आ सकता है। इसलिए हम ये स्ट्रक्चर्स को अभी भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही डिज़ाइन करते हैं। अब WSM मेथड में सिर्फ जो हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है वो लीनियर है, इसलिए हमारे जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। वेयर एज लिमिट स्टेट मेथड में हमारा जो स्ट्रेन डायग्राम रहता है, जैसे अगर स्ट्रेन डायग्राम की बात करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो स्ट्रेन डायग्राम रहता है वो ऐसा है और लिमिट स्टेट मेथड में यही स्ट्रेन डायग्राम यहाँ तक रेक्टेंगुलर रहता है और फिर बाद में पैराबोलिक हो जाता है, राइट। सो ड्यू टू दिस पैराबोलिक जो है वो हमारे कैलकुलेशंस जो है इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। तो कैलकुलेशन इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज इजी, वेयर एज इन लिमिट स्टेट मेथड इज क्वाइट डिफिकल्ट। वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज बेस्ड ऑन स्ट्रेस बेस्ड मेथड। यहाँ पे हम स्ट्रेस ही कंसिडर करते हैं, स्ट्रेन कभी कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ हम स्ट्रेस कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रेन कंसिडर करते हैं। तो लिमिट स्टेट मेथड इज स्ट्रेन बेस्ड मेथड। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वेयर एज पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड इन लिमिट स्टेट मेथड। अब ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहती है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर मटेरियल है तो मटेरियल को हम डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। जैसे 3 या 1.8 हमने देखा था 3 कंक्रीट के लिए और 1.8 स्टील के लिए। और अगर लोड है तो लोड को हम कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते, जैसा है वैसा ही रखते, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग या सर्विस लोड। अब लिमिट स्टेट मेथड में क्या हो जाता है, लिमिट स्टेट मेथड में मटेरियल अगर है तो उसको हम डिवाइड करते हैं एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, और अगर लोड है तो लोड को मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। ध्यान में रखिए, मटेरियल की स्ट्रेंथ हम कम कंसिडर करते हैं और लोड की स्ट्रेंथ, लोड को हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मटेरियल को हमने डिवाइड किया फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, लोड को हमने मल्टीप्लाई किया फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गए
और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो रहेगी, फॉर एग्जांपल अगर कंक्रीट है तो उसको हम यूज़ करेंगे 1.5 और लोड के लिए भी फॉर एग्जांपल 1.5, तो दोनों तरफ 1.5 1.5 है, जहाँ की वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कितनी थी 3, राइट। इसलिए हम इसको कहते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियली फॉर मटेरियल एंड पार्शियली फॉर लोड। यहाँ पे हम पूरा पूरा मटेरियल पे दे रहे थे और यहाँ पे हमने क्या किया, पार्शियली फॉर मटेरियल पार्शियली फॉर लोड, इसलिए हम इसे कहते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। लास्ट में एवरेज और स्टैटिस्टिक वैल्यूज आर यूज्ड इन WSM। यहाँ पे एवरेज वैल्यूज यूज होती है और यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग सम वैल्यूज। Okay, now for in next lecture we will see some terminologies which are related to RCC design. Okay, and once this all terminologies basic fundamentals is over, we will start with designing the beams. Thank you.